हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं जी हमारा यूजीसी नेट सितंबर 2024 का जो री एग्जामिनेशन था। उसमें हमारे कॉमर्स के जो दोनों शिफ्ट्स में इनकम टैक्स के सवाल पूछे गए थे, उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो सवाल काफी अच्छे खासे लेवल के थे। तो आइए डिस्कस करते हैं, एक एक सवाल को देखते हैं कि कहाँ पे एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी। फटाफट से अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट सीरीज भी चेकआउट कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स भी अलग से चेकआउट कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो भी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which of the following methods have been prescribed by the Central Board of Direct Taxes CBDT for computation of arm's length price required to compute income arising from an international transaction under chapter 10 of the Income Tax Act 1961। तो हमारा जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उसने यहाँ पे हमारे कुछ मेथड्स बनाए हैं, प्रिस्क्राइब किए हैं कि आपको आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूट करना है ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस के लिए, तो आप इन मेथड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्यूट कीजिए। अब देखो, जब भी हमारे पास ऐसा केस होता है ट्रांसफर प्राइसिंग वाला, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो एंटिटीज हैं, रिलेटेड एंटिटीज हैं, जैसे ए और बी आपस में रिलेटेड हैं, ये अपनी जो प्राइसिंग करती हैं ट्रांजेक्शन्स को, ये औने पौने भाव पे करती हैं। कोशिश रहती है कि वहां पे खर्चा ज्यादा दिखाओ जहां पे टैक्सेस ज्यादा है, और वहां पे खर्चा कम दिखाओ जहां पे टैक्सेस कम है। और हम चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन की जो आपकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और इसीलिए कुछ मेथड्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए गए हैं। और इन मेथड्स के अंदर हमारे पास कौन से मेथड्स आते हैं? हमारे पास यहाँ पे प्यारे दोस्तों ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड जो है वो यहाँ पे आता है जी। इसके बाद आता है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, और इन्होंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, अनकंपेरेबल कंट्रोल्ड प्राइस मेथड लिख दिया, जो कि गलत हो गया। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड भी हमारे पास एक मेथड है, रीसेल प्राइस मेथड भी है। एक कॉस्ट प्लस मेथड होता है, ना कि कॉस्ट माइनस मेथड, इसीलिए यहां पे भी गड़बड़ हो गई। ए, सी और डी हमारे आंसर में आएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो भी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल एसेट्स अदर देन द एसेट्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन रूल 3 ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ। देखो क्या होता है, एम्प्लॉयर जो होता है वो कुछ एसेट दे देते हैं एम्प्लॉय को कुछ एसेट दे देते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो वो जो एसेट्स दे रहे हैं एम्प्लॉय को, तो वो परक्विजिट है, और उस परक्विजिट को आपको सैलरी में इंक्लूड करना है। उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाए उसके अंदर, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अब देखो जी, यहाँ पे पूछा जा रहा है जनरल जनरल जो आपका रूल है वो पूछा जा रहा है कि जनरली मूवेबल एसेट्स को किस वैल्यू पे आप यहाँ पे कंसीडर करोगे। जो स्पेसिफिक है उनको इग्नोर कर दो। स्पेसिफिक जैसे अगर मैं बात करूं, आपकी मोटर कार वगैरह, लैपटॉप, कंप्यूटर होते हैं, उनके लिए अलग से बता रखा है कि कितना रेट यहाँ पे लिया जाएगा। और इसके अलावा जो भी एसेट्स आपके बचते हैं उनके लिए कहा है कि 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे परक्विजिट की वैल्यू रहेगी। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए, अभी यहाँ पे सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन हेड में आपको इनकम कंप्यूट करना है, तो क्या सीक्वेंस हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। चलिए आइए पढ़ते हैं। डिडक्शन ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, डिटरमाइनिंग वेदर एसेट इज कैपिटल एसेट और नॉट, determining whether the transaction is regarded as transfer or not, exemption under section 54 EC in respect of the investment in long term specified asset। अब देखो जी, आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका जो एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो वो कैपिटल एसेट है या फिर नहीं है। अगर वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो फिर कैपिटल गेन कहाँ कंप्यूट करोगे? तो जैसे आपकी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, कैपिटल गेन निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप सी वाला काम करोगे। अगर कैपिटल एसेट है, उसको ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन अराइज होगा। तो फिर चेक करो कि क्या ट्रांसफर की कैटेगरी में आप आ रहे हो। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ट्रांसफर नहीं माना जाता, जैसे आपका यहाँ पे जो अमलगमेशन मर्जर वगैरह रहते हैं, तो ऐसे कुछ केसेस में आपको एग्जम्पशन मिल जाती है कि ट्रांसफर नहीं माना जाएगा।
तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि ट्रांसफर है या नहीं है। अगर ट्रांसफर है तो फिर कैलकुलेशन पे जाएंगे। कैलकुलेशन में सबसे पहले आपकी वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन आती है, उसमें से इंडेक्स कॉस्ट को घटाते हो, फिर कैपिटल गेन आता है और उसमें से फिर आप एग्जम्पशन लेते हो 54 ईसी की या बाकी सेक्शंस की। और इसीलिए सही सीक्वेंस में हमारे पास सी डी सबसे पहले आएंगे और उसके बाद बी ए ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो भी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, एक्स लिमिटेड incurred a capital expenditure of rupees 5 lakh for the purpose of promoting family planning amongst its employees during the assessment year. How much deduction in respect of such expenditure can be claimed by X Limited during the assessment year while computing income under the head profits and gains of business or profession? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितनी यहाँ पे आपको रिडक्शन मिल जाएगी। देखो, अगर आपकी कंपनी एसएससी है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग एम्प्लॉइज, तो इनकम टैक्स लॉ में उसे इसकी डिडक्शन मिलती है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसकी डिडक्शन यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर मिलती है। तो 5 लाख का खर्चा अगर आपने किया तो डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख आपको हर साल यहाँ पे रिडक्शन की फॉर्म में मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा। चलिए, तो अभी यहाँ पे सवाल है, अंडर सेक्शन 206 सी, ये बेसिकली जो आपका सेक्शन है ये जुड़ा हुआ है टीसीएस से, टैक्स कलेक्टेड ऑन सोर्स से। A seller is supposed to collect income tax from the buyer in respect of sale of which of the following goods? मोटर व्हीकल ऑफ द वैल्यू बिटवीन 7 लाख टू 9 लाख नहीं है, ऐसा यहाँ पे प्रोविजन नहीं है कि 7 लाख से 9 लाख वाले व्हीकल पे आपको टैक्स कलेक्ट करना है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे आपको कलेक्ट करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे भी यहाँ पे नहीं है कि 10 लाख से 15 लाख के इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आप टीसीएस कलेक्ट करो। वैसे भी आप खुद सोचो कि ये रेंज यहाँ पे क्यों दे रहा है, यहाँ तो ग्रेटर देन देता तो समझ में आती। अब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहा है 14 लाख की, तो यहाँ पे आएगा टीसीएस और 16 लाख पे नहीं आएगा, ये तो बहुत अटपटा हो रहा है। तो सी वाला तो कट जाता है। टिम्बर पे लगता है टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज, और मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन और इस पे भी लग जाता है बी डी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड बाय एन इंडिविजुअल फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग यूनिलेटरल रिलीफ अंडर सेक्शन 91 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961? तो देखो, अगर आपका डबल टैक्सेशन वाला केस है, तो अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है, आपका डीटीए नहीं है, तो आप यहाँ पे यूनिलेटरल रिलीफ क्लेम कर सकते हो। उसकी कुछ कंडीशंस हैं। He must be resident in India in that previous year, तो बिल्कुल ये तो है। His total income exceeds 10 lakh during that previous year, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जनाब, यही आंसर वैसे तो होगा। He has earned an income during that previous year from another country and that income has accrued or arose outside India, तो आपकी बाहर से कोई इनकम हुई है तो बिल्कुल आप यहाँ पे रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। He has paid income tax in that country on the income earned in that country and no DTAA, no double taxation avoidance agreement exists between India and that country। हाँ, एग्रीमेंट नहीं है तभी तो यूनिलेटरल रिलीफ ले रहे हैं। तो 2 वाला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला कोई कंडीशन नहीं है और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो अभी यहाँ पे हमारे पास है मैच द फॉलोइंग का सवाल। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है। आपकी कुछ डिडक्शंस हैं और उनके सेक्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं जी। और सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम। तो अग्निपथ स्कीम की कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन आपको मिलती है 80 के अंदर। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये आता है 80 के अंदर। और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, ये 80 के अंदर आएगा। कंट्रीब्यूशन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये 80 के अंदर आएगा। तो आपकी मैचिंग सीधी सीधी यहाँ पे बन गई। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो आंसर है वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन इज अलाउड एज रिडक्शन while computing income under the head income from other sources under the income tax act 1961? तो अभी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको कोई कंपनसेशन मिला था, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी एक्वायर हुआ गवर्नमेंट से, उसमें कंपनसेशन आपको मिला, कंपनसेशन लेट मिला, तो उसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है फिर। तो अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होता, उसमें से आधा का डिडक्शन आपको मिल जाता है, आधा ही टैक्सेबल होता है। 50% का डिडक्शन आपको मिल जाता है क्योंकि सरकार को पता है वो इंटरेस्ट लेने के लिए आपने अपनी चप्पल की बहुत घिसाई करी होगी। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, 50% का।
चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल व्हाइल कंप्यूटिंग हिज ग्रॉस टोटल इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम यहाँ पे अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं, तो क्या सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे? तो सवाल में दे रखा है, इन्वेस्टमेंट इन ओन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट इन वन रेजिडेंट हाउस फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेजिंग अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ। तो देखो, सबसे पहले तो आपका सैलरी वाला जो जुड़ा हुआ है, सैलरी वाला सबसे पहले आएगा ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करते हुए, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट सैलरी से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है पॉइंट नंबर सी में, तो इसके बाद आ जाएगी। फिर आएगा आपका बिजनेस वगैरह तो नहीं है, कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन को इसके बाद ले लेंगे, बी इसके बाद आ जाएगा। और इसके बाद प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, हमारे पास एटीसी और एटीडी की रिडक्शन दे रखी है। एटीसी इज इन्वेस्टमेंट इन ओन पीपीएफ और एटीडी इज योर मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम। तो इसके बाद ए और बी आ जाएंगे। तो हमारे पास जो मैचिंग बन रही है, जो सीक्वेंस बन रही है, उसके अंदर बन रहा है जी डी सी बी ए ई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें यहाँ पे दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ इन इंडिया? तो देखो जी, डबल टैक्सेशन रिलीफ से हमारे जुड़े हुए हैं सेक्शन 90 और सेक्शन 91। तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बी और सी वाले कवर्ड होंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, टैक्स ट्रीटीज आर जनरली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन? अब देखो, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर लेते हैं कंट्रीज के साथ। और मॉडल ऐसे जो ट्रीटीज हैं, कन्वेंशंस हैं, वो हमारे पास बने हुए हैं। दो मॉडल ऐसे कन्वेंशंस बने हुए हैं, एक ओईसीडी का है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का है, और एक यूनाइटेड नेशन यूएन का बना हुआ है। डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ का नहीं होता है। और इसीलिए ए और बी यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे अब हमारे पास सवाल है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑफ मिस्टर एक्स हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51,75,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। अब देखो, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब है कि हम न्यू टैक्स रिजीम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट यहाँ पे बना दिया गया है। और अभी यहाँ पे बोला गया कि इनकी जो इनकम है उसके अंदर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट ऑन एफडी है, और टोटल इनकम हमें यहाँ पे 51,75,000 दे दी गई है। तो न्यू रिजीम की अगर हम बात करते हैं तो अप टू 3 लाख बात करें तो कोई टैक्स नहीं लगता। 3 से 6 लाख पे हमारे पास जो है टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि 15,000 का टैक्स हो गया। 6 से 9 लाख पे लगता है 10% का, यानी कि 30,000 का टैक्स हो गया 3 लाख पे। 9 से 12 लाख पे लगता है जी 15% का, यानी कि 45,000 हो गया। 12 से 15 लाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 20% टैक्स लगता है, जो कि 60,000 हो गया। और ग्रेटर देन 15 लाख की बात करें तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा 30% का टैक्स लगता है। तो 51,75,000 माइनस 15 लाख की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 36,75,000 का आप 30% अगर करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 11,02,500, ऐसा ही कुछ निकल कर आपका आने वाला है। इसका टोटल लगाएंगे तो 12,52,500 यहाँ पे आ गया। अब देखो, क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, यहाँ पे आपका सरचार्ज भी लगेगा। 10% सरचार्ज आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 10% सरचार्ज अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका 10% करें 125250 आपका ये बन जाएगा। और इन दोनों का टोटल अगर आप करेंगे तो दिस वुड कम टू 1377,750, ये आपका टोटल यहाँ पे बन जाएगा। फिर इसके अंदर आप जोड़ेंगे 4% का सेस, ये सरचार्ज जोड़ा, और फिर आपका जुड़ेगा जी सेस। सेस अगर आप जोड़ेंगे, इसमें 4% का सेस आपका जो जो है वो भी जुड़ जाएगा, और ये आपका बनेगा लगभग कुछ 55,110 रुपए, और इनको जोड़ के आपका बनेगा 14,32,860। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है, बट ऑप्शंस में ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑप्शंस में 14,30,000 ही है जो क्लोजेस्ट है, और यही ऑफिशियल आंसर दिया गया। अगर आप सॉल्व करते हैं और आपका कुछ और आंसर निकल कर आता है जो कि 14,30,000 ही है, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, तो हम इसे देखेंगे कि कहाँ पे कैलकुलेशन इसमें कुछ और ढंग से की जा सकती थी। फिलहाल जो क्लोजेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 ही बन रहा है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर सेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961? सबसे पहले वेजेस, ये तो बिल्कुल आएंगी, परक्विजिट्स भी आएंगे,
प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, तो प्रॉफिट्स अगर आपको मिल रहा है इन लिeu ऑफ सैलरी, यहाँ पे बेसिकली जैसे आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिल जाता है, कोई कंपनसेशन वगैरह मिल जाता है, कोई और पेमेंट्स मिल जाती है एम्प्लॉयर से, तो वो यहाँ पे आ जाती हैं। कंपनसेशन और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो भी यहीं पे आती है। ये सभी चीजें सैलरी का पार्ट बनेंगी और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही बनेगा। सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट अपील टू फाइनल अपील बाय एन एसएससी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो देखो जी, आपको अपील करनी है तो आप नीचे से ऊपर जाओगे, आपका सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट आएगा और उसके नीचे एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे हमारे पास होगा और उसके नीचे हमारे पास होगा जॉइंट कमिश्नर, सीआईटी अपील्स भी इसे यहाँ पे बोल दिया जाता है, कमिश्नर इनकम टैक्स अपील्स। और हमारी जो बिल्कुल सीक्वेंसिंग है यहाँ पे उल्टी वो बन गई, डी सी बी ए हमारे पास बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा। चलिए, तो अभी हमारे पास यहाँ पे सवाल है जी, the tax planning strategies used by multinational enterprises that exploit gaps and mismatches in tax rules to avoid paying tax is known as। अब देखो, जो हमारी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस होती है ना, बहुत ही ज्यादा चालाक होती हैं। क्या करती हैं, अपना टैक्स बचाती हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास ये कंपनी है और ये कंपनी ने लेट सपोज क्या करना है, मोबाइल बनाकर बेचना है। मोबाइल बनाकर बेचना है, कहां पे बेचना है, इसने बेचना है यूएसए के अंदर। अभी यूएसए के अंदर क्या है, टैक्स रेट बहुत हाई है। तो इसे पता है अगर वहां पे मैंने बहुत सारे रेवेन्यू शो कर दिए, प्रॉफिट शो कर दिए, बहुत टैक्स देना पड़ेगा। तो एक जुगाड़ निकालती है, ये कहती है कि मैं यहाँ पे अपना एक R&D सेंटर बनाती हूँ बेरमुडा के अंदर। बेरमुडा के अंदर बनाती हूँ, वहां पे टैक्स रेट बिल्कुल ना के बराबर है। और अभी क्या होगा कि यूएसए के अंदर माल तो बिकेगा, बट उसका जो टेक्नोलॉजी जाएगा वो जाएगा बेरमुडा से, और बेरमुडा को जो है यूएसए से यहाँ पे पैसे जाएंगे, रॉयल्टी जाएगी। रॉयल्टी का खर्चा बहुत सारा डाल देंगे यूएसए के अंदर। अगर मान लीजिए मेरा प्रॉफिट निकल कर आ रहा था 100 करोड़ का, मैं खर्चा दिखा दूंगा 90 करोड़ का रॉयल्टी का और 10 करोड़ पे ही टैक्स दूंगा। 90 करोड़ इनकम दिखाऊंगा बेरमुडा के अंदर, जहां पे टैक्स ना के बराबर लगेगा। तो इस तरीके से प्लानिंग की जाती है और इसे बोला जाता है बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि आपने अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया, लो टैक्स कंट्री के अंदर आपने प्रॉफिट अपना शिफ्ट कर दिया। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, द जनरल कंसिडरेशन एप्लीकेबल टू टैक्स प्लानिंग इन द फील्ड ऑफ बिजनेस डिडक्शन रिवॉल्व अराउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अलाउबिलिटी, ईयर ऑफ अलाउबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ अलाउबिलिटी, कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। तो एग्जांपल लेते हैं कोई भी आपको बिजनेस रिडक्शन का। जैसे मान लीजिए साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर आप खर्चा करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये वाला जो आपका खर्चा होता है इसकी आपको रिडक्शन मिल जाती है। तो आप टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि मैं ये खर्चा करूंगा तो मेरे को टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। तो क्या क्या चीजें आप यहाँ पे देखोगे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से? अलाउबिलिटी देखोगे कि क्या ये मेरे को खर्चा अलाउ हो जाएगा या नहीं। जैसे फर्दर साइंटिफिक एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हैं, उसमें कोई लैंड वगैरह खरीद रहे हैं तो वो अलाउ नहीं होगा, कुछ और खर्चा कर रहे हैं तो वो अलाउ हो जाएगा। तो अलाउबिलिटी देखनी है आपको। ईयर ऑफ अलाउबिलिटी देखनी है कि क्या सारा खर्चा एक ही साल में अलाउड होगा या अलग अलग सालों में अलाउड होगा, क्या 3 सालों में डिवाइड होगा, 4 साल, 5 साल, कितने में डिवाइड होगा। एक्सटेंट ऑफ अलाउबिलिटी, मेरे को 50% खर्चा अलाउ होगा, 100% होगा, कई बार तो पहले प्रोविजन होता था 200% तक भी अलाउ हो जाता था, तो कितनी रिडक्शन आपको मिलेगी। कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स, अगर मान लीजिए मेरे पास प्रॉफिट कम है और मेरा कुछ अनअब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर बचा हुआ है, अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है साइंटिफिक रिसर्च का, तो क्या मैं उसे फ्यूचर ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको देखनी पड़ेंगी टैक्स प्लानिंग पर्सपेक्टिव से। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन 4 का बनेगा। ए, बी, सी और डी, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। चलिए, तो अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पे दी हुई है। लिस्ट 1 में कुछ सेक्शंस है और लिस्ट 2 में उनकी सीलिंग लिमिट दी हुई है। 80C सेक्शन सबसे पहले है और इसकी सीलिंग लिमिट तो आप जानते हैं 1,50,000 की है, तो आप इसे मैच कर लेंगे। 80 सीसीडी सेक्शन इसके बाद आ रहा है और ये सीसीडी वाला जो सेक्शन है ये आपका एनपीएस से जुड़ा हुआ है। सीसीडी 1 के अंदर आपकी जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है एनपीएस के अंदर वो आ जाती है। एंड ये वाली जो कंट्रीब्यूशन इट इज अलाउड अप टू 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉयज के लिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अप टू 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
ATCCD 2 जो है वो बात करता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का, एंड दैट इज अलाउड अप टू 14% ऑफ दी सैलरी। ATCCD 1B ये आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन एनपीएस का, आपको एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे मिल सकती है ATCCD 1B के अंदर अप टू 50,000 की। काफी क्लोज है और काफी ऐसी चीजें डाली हुई हैं जो नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा यूजीसी नेट री एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सेशन से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो को लाइक तो आपने ऑलरेडी कर ही दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।